हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ। फंडामेंटल राइट्स जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सभी तरह के स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं। ये जो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट था ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया था यूएसए से। और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन्ड हैं। और इसमें हमें क्षेत्र के फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। लेकिन जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था तब जो फंडामेंटल राइट्स की गिनती थी वो थी 7। लेकिन 1978 में एक 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। उसमें क्या हुआ कि ये एक 7वां जो फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से निकाल के एक लीगल राइट बना दिया गया था। और जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं अब हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी और ये है मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 14 टू 18। इसमें जो सबसे पहले है अंडर आर्टिकल 14, उसमें दिया गया है राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसके अंतर्गत सभी जो भारत के नागरिक हैं उसको क्या किया गया है कि सभी को लॉ के समक्ष इक्वल प्रोटेक्शन दी गई है। कानून के सामने किसी भी नागरिक के साथ रिलीजन, कास्ट या फिर रेस के बेस पे कोई पार्शियलिटी नहीं की जा सकती है। कानून के समक्ष सभी नागरिकों को बराबर रखा गया है। आगे है आर्टिकल 15। इसमें क्या दिया गया है, इसमें किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन का जैसे कि रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के या प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे किसी भी नागरिक के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता रिलीजन, रेस, कास्ट या बर्थ के बेस पे। तो सभी नागरिकों को समक्ष एक समान जो है अधिकार दिए गए हैं। आगे है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट दी गई है। इसका मतलब है कि जितने भी भारत के नागरिक हैं उनको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देते टाइम किसी के साथ भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सभी को जो अवसर की समानता है वो इक्वली दी गई है। आगे का आर्टिकल है आर्टिकल 17। इसमें क्या किया गया है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड इट्स प्रैक्टिस। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमने एंशिएंट टाइम से ही देखा है इंडिया में मतलब कास्ट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा रिच्ड रहा है। और कास्ट की वजह से जो मतलब लोअर कास्ट के लोग हैं उनको उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो जैसे कि अनटचेबिलिटी का जो मतलब प्रथा है ये एंशिएंट टाइम से ही इंडिया में चलती रही है। तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को मिटाने के लिए तो ये आर्टिकल 7 का जो प्रोविज़न है, आर्टिकल 17 का जो प्रोविज़न है वो किया गया है। और अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए 2 एक्ट्स पास किए गए थे। एक तो अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 और एक अनटचेबिलिटी एक्ट 1976। जो अनटचेबिलिटी एक्ट 1976 है इसमें प्रोविज़न किया गया है कि अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करने के लिए, बिलीव करने के लिए, जो भी पर्सन अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करेगा, बिलीव करेगा, उसके लिए संविधान के अकॉर्डिंग मतलब कुछ महीनों का जो 6 महीने का जो सजा है उसका प्रावधान किया गया है। आगे का आर्टिकल है आर्टिकल 18। इसमें क्या किया गया है, एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। इसमें जो खिताबों का खात्मा किया गया है। जैसे आज़ादी से पहले क्या होता था कि कुछ जो राजा होते थे या कुछ और इन्फ्लुएंशियल पीपल होते थे सोसाइटी को, उनको अंग्रेजी सरकारें क्या देती थी, कुछ टाइटल्स देती थी। जैसे सर का दे दिया, राजा का दे दिया या कुछ और टाइटल्स। लेकिन आर्टिकल 18 के अकॉर्डिंग जो सभी तरह के टाइटल्स हैं उनको फिनिश कर दिया गया है। और आगे का आर्टिकल है, आगे का जो राइट है, सेकंड राइट जो दिया गया है वो दिया गया है राइट टू फ्रीडम। और ये मेंशन है अंडर आर्टिकल 19 टू 22। तो इसमें फ्रेंड 6 तरह की फ्रीडम्स दी गई हैं। जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो सिटीजन्स हैं उनको अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, अपने भाषण देने का स्वतंत्रता दी गई है। उनको पीसफुली
मतलब इकट्ठे होने की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें कि हथियारों के बिना पीसफुली कहीं भी इकट्ठे होने की स्वतंत्रता दी गई है, एसोसिएशंस बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, और नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है कि वो इंडिया की जितने भी टेरिटरीज हैं वहाँ पे फ्रीली घूम सकते हैं। लेकिन इसमें फ्रेंड्स एक बात है कि कुछ एरियाज़ हैं, रिजर्व्ड एरियाज़ हैं, जैसे कि कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज़ हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार के कुछ एरियाज़ हैं, वहाँ पे कुछ रोकें जो हैं वो सिटीजन्स के ऊपर लगाई गई हैं। अदरवाइज जो सिटीजन्स हैं वो इंडिया के किसी भी भाग में घूम फिर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, वहाँ पे कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और फ्रीली वो किसी भी भाग में घूम सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, कुछ एक भागों को छोड़ के, और कोई भी वो मतलब अपना प्रोफेशन अपना सकते हैं। आगे है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 जो है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ये क्या करता है, जे अपराधियों के अधिकारों की रक्षा करता है। फिर जो आगे का आर्टिकल है 21, इसमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दिया गया है। और ये जो आर्टिकल 20 एंड 21 हैं, ये ऐसे आर्टिकल्स हैं दोनों जो इमरजेंसी के टाइम भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन से आर्टिकल्स हैं जो ड्यूरिंग इमरजेंसी भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। तो आर्टिकल 20 एंड 21 जो हैं, इनको इमरजेंसी के टाइम भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। फ्रेंड, एक है आर्टिकल 21A, और इसमें दिया गया है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। तो जो आर्टिकल 21A है, ये 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में शामिल किया गया था, और इसमें जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाएगा स्टेट के द्वारा, इसका प्रोविज़न किया गया है। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट में राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन दिया गया है। तो फ्रेंड्स, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रोविज़न किया गया है। आगे का जो आर्टिकल है आर्टिकल 22, इसमें दिया गया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इसमें क्या है फ्रेंड्स, जो 22वां आर्टिकल है, इसमें किसी भी अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपनी गिरफ्तारी के जो कारण है उनको जान सके, वो किसी लॉयर से एडवाइस ले सके, और अपना जो भी गिरफ्तारी है उसके कारणों को वो जान सके। आगे का जो आर्टिकल है, थर्ड आर्टिकल है, वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और ये है मेंशन अंडर आर्टिकल 23 एंड 24। पहले तो अंडर आर्टिकल 23, इसमें क्या किया गया है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। देखिए फ्रेंड, हमारे इंडिया में देखा होगा आपने, नेपाल से, बंगाल से, या और भी किसी पार्ट से अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, तो ये आज भी होती है, पहले भी होती थी, तो इसको प्रोहिबिट किया गया है अंडर आर्टिकल 23। और इसमें साथ में एक और प्रोविज़न की गई है, किसी से भी फोर्सफुली हम काम नहीं करवा सकते हैं, जबरन मजदूरी हम नहीं करवा सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर स्टेट कुछ अपने वेलफेयर वर्क्स के लिए अपने सिटीजन्स को बोलता है, कुछ काम करने के लिए, वो अपनी मर्जी से स्टेट के कुछ वेलफेयर वर्क्स के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो वो वर्क्स अंडर आर्टिकल जो 23 में प्रोविजंस की गई हैं उसके अगेंस्ट नहीं माने जाएंगे। तो आगे है फ्रेंड्स आर्टिकल 24, इसमें प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। इसमें क्या किया गया है, आर्टिकल 24 में प्रोविज़न किया गया है कि 14 साल से कम एज वाले बच्चों को जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे काम नहीं करवाया जा सकता है, इस पे रोक लगाई गई है। आगे का जो चौथा आर्टिकल है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और ये है मेंशन अंडर आर्टिकल 25 to 28। इसमें क्या मेंशन किया गया है, सबसे पहले आर्टिकल 25 में जो इंडिया के जो भी सिटीजन्स हैं उनको कोई भी रिलीजन को अपनाने की, प्रैक्टिस करने की, उसका प्रोपेगेट करने की जो आज़ादी है वो दी गई है। और आर्टिकल 26 में अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की आज़ादी दी गई है। और आर्टिकल 27 में
प्रोविज़न की गई है कि कोई भी जो सिटीज़न है उसको किसी भी धर्म विशेष के लिए कुछ टैक्स पे करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। आगे जो आर्टिकल 28 है, इनमें फ्रीडम दी गई है कि वो अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कोई धार्मिक विशेष के कोई मतलब कार्यक्रम, जैसे कि होता है कि उसको धर्म को किसी धर्म को प्रोपेगेट करना, किसी धर्म का प्रचार करना। आगे है आर्टिकल 28। फ्रेंड, जो 28th आर्टिकल है, इसमें प्रोविज़न की गई है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं या सरकार से सहायता प्राप्त करके जो संस्थाएं चल रही हैं, उनमें किसी भी तरह का रिलीजियस एजुकेशन नहीं दिया जाएगा। और इस पे मतलब पूरी तरह से जो सरकारी संस्थाएं हैं या सरकार द्वारा पोषित संस्थाएं हैं, वहाँ पे धार्मिक शिक्षा पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। 5वां जो राइट है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और ये मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 29 एंड 30। और इस आर्टिकल में सबसे पहले 29th आर्टिकल में जो प्रोविज़न की गई है वो की गई है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड। आगे का जो आर्टिकल है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और ये मेंशन है अंडर आर्टिकल 29 एंड 30। सबसे पहले जो 29th आर्टिकल है, इसमें प्रोविज़न की गई है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। ये बेसिकली जो माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया में, माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, उनके लैंग्वेज को, उनकी लिपि को, भाषा को, कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें प्रोविज़न्स की गई हैं। और जो आर्टिकल 30 है, इसमें प्रोविज़न की गई है कि जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं वो अपनी पसंद से, अपने हिसाब से अपनी एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनका रख रखाव कर सकते हैं। तो बेसिकली जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं वो माइनॉरिटीज़ की भाषा, लिपि, संस्कृति, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इनकी प्रोटेक्शन के लिए ही बनाए गए हैं। आगे का जो राइट है, 6वां राइट, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और ये मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 32 टू 35। इस राइट के अकॉर्डिंग प्रोविजंस की गई हैं कि अगर भारतीय नागरिकों की जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं और अपने फंडामेंटल राइट्स को लागू करवा सकते हैं। तो जैसे ही किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन होता है तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो अंडर आर्टिकल 32 एंड जो हाई कोर्ट है वो अंडर आर्टिकल 226 5 प्रकार की रिट्स जारी करती हैं और जो सिटीजन्स हैं इनके फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करती हैं। तो ये थे फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट्स। आगे की जो वीडियो है उसमें हम जो 5 प्रकार की रिट्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जारी करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।